अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ैनब गोंदल और हाजिर हूं आज एक नए पॉडकास्ट के साथ, एक नए मेहमान के साथ जो कि मेरी बड़ी बहनों की तरह भी हैं, मुझे बड़ा सपोर्ट भी करती हैं और बड़ा प्यार से कभी कभार पकड़ के चला भी लेती हैं। तो आज मैं आपके सामने इसलिए उनको लेकर आई हूं कि वो आपको भी चलाती रहती हैं, आप उनको देखते रहते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे भी, इतने प्यार से समझाती हैं कि लगता है कि मसला जो है वो है ही नहीं। तो मिलते हैं हमारी आज की गेस्ट से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर वालेकुम मरियम अस्सलाम। राना से। थैंक कैसी यू। हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ैनब आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और आपने एक ऐसी फ़ील्ड चूज़ कर ली है अपनी लाइफ़ में जो कि बड़ी, मुझे तो डर लगता है ऑनेस्टली, लेकिन आप कर रही हैं। तो आपसे मैं पूछूँगी कि जो भी हमारी फीमेल डॉक्टर्स या मेल डॉक्टर्स आते हैं इस फ़ील्ड में, कितना मुश्किल है इस फ़ील्ड में आना, इसको करना और इसको लाइफ़ टाइम लेके चलना? एज़ अ गायनेकोलॉजिस्ट आपको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करनी पड़ती है अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ को और आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं। सो सिर्फ वो यंग गर्ल्स या वो एस्पायरिंग डॉक्टर्स जो कि एक टफ़ लाइफस्टाइल लेके आगे चल सकते हैं, मैं सिर्फ उनको रिकमेंड करती हूँ कि वो गायनेकोलॉजिस्ट बने, अदरवाइज़ ना बने। उसकी एक रीज़न है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो गायनी एंड ऑब्स्टेटिक्स की ट्रेनिंग है टू गेट द डिग्री ऑफ फेलो ऑफ कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स पाकिस्तान, वो एक टफ डिग्री है। उसके ट्रेनिंग आवर्स ज़्यादा हैं। आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, आपकी बस हो जाती है। सो अगर आप उस टफ लाइफस्टाइल के साथ, और वंस आपने अपनी फेलोशिप कर भी ली है, उसके बाद भी आपका पेशेंट ऑब्स्टेटिक्स का कभी भी कोई टाइम नहीं दे के आता। किसी भी टाइम पे कोई भी बच्चा इस दुनिया में आ सकता है, वो चाहे रात के 3 बजे हैं, वो सुबह के 5 बजे हैं, आपके भाई की शादी है या आपकी फैमिली में कोई और कंसर्न है। सो आपको अपने पेशेंट्स के साथ कमिटेड रहना होता है और उनको हर वक्त सर्विस प्रोवाइड करनी होती है। मतलब आप ये कह रही हैं कि 24/7 जॉब है एज अ गायनेकोलॉजिस्ट? बिल्कुल, और ना सिर्फ ये उस स्पेसिफिक गायनेकोलॉजिस्ट की जॉब होती है, बल्कि उसके साथ एक पूरी फैमिली रोटेट कर रही होती है। तो वो पूरी फैमिली भी ऑफ एंड ऑन जो है वो काफ़ी सफ़र करती है कि जी मामा नहीं पहुंच पा रही, बहन नहीं पहुंच पा रही, बेटी नहीं पहुंच पा रही। तो वो पूरी एक अंडरस्टैंडिंग फैमिली होती है, तभी आप एक कैरियर को लेके चल सकते हैं, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाता है। दैट इज़ ट्रू। तो इसका मतलब है जो लोग कहते हैं कि गायनेकोलॉजिस्ट बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, तो वो फिर ठीक ही कमा रहे होते हैं क्योंकि बेसिकली हाँ जी, वो अपनी जो टाइम की कॉस्ट है और अपना जितना भी वो इसमें इनपुट दे रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंगली भी होता है। और दूसरी बात ये कि उन्होंने एक बहुत लंबा टाइम ट्रेन करने में अपने आप को गुजारा होता है। तो ऑफ कोर्स जितना ज़्यादा काम करेंगे, जितना ज़्यादा एफर्ट करेंगे, आप उतना फिर साथ में उसका रिवॉर्ड भी ले लेते हैं। एंड आई थिंक ये लाइफ के साथ साथ चलती रहती है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा भी कमा रहे होते हैं, कुछ लोग नहीं भी, तो वो एक बैलेंस चलता है। बिल्कुल बैलेंस होता है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ जो मुझे लगता है कि गायनेकोलॉजिस्ट की लाइफ में एक मुश्किल चीज़ भी होती है, वो ये कि हम लड़कियां गायनेकोलॉजिस्ट को पहला विजिट जो देते हैं वो शादी के बाद देते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। हमने उससे पहले कभी गायनेकोलॉजिस्ट का नाम जो है ना वो भी शायद सुना नहीं होता। और दूसरा, यूजुअली ये तो एक हम डिफरेंट कैटेगरी या डिफरेंट स्ट्रेटा की बात कर रहे हैं। हमारे मुल्क में तकरीबन 90% पॉपुलेशन जो है वो है जिन्होंने डॉक्टर्स को फर्स्ट टाइम देखना ही अपनी प्रेगनेंसी में होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द फीमेल पॉपुलेशन। अगर कोई बहुत ज़्यादा मेजर इवेंट उनकी लाइफ में नहीं आया तो यूजुअली बहुत सी फीमेल्स पहले कभी किसी डॉक्टर से मिली ही नहीं होती। यूजुअली घरों के जो रेमेडीज़ होती हैं उनके साथ ही जो छोटा मोटा प्रॉब्लम आ गया उसका ट्रीटमेंट हो गया। बट रिसेंटली मैंने देखा है कि बहुत लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है, और ऑफ कोर्स उसमें जितना भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनका बहुत हाथ है। लेकिन स्टिल बहुत सी केसेस ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ प्रेगनेंसी में ही आके सामने आते हैं और डायग्नोज होते हैं, एंड दैट इज़ अ कंसर्निंग थिंग। तो उससे फिर लाइफ रिस्क पे नहीं आती है आपकी? उसमें लाइफ इस तरह से रिस्क पे आ जाती है पेशेंट की कि अगर कोई पेशेंट अनेमिक है या आयरन डेफिशिएंसी उसको ऑलरेडी चल रही है और वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, तो हमारे पास एक बहुत ही लिमिटेड टाइम रह जाता है कि हम उसको बिल्ड भी करें। और बिल्ड करने के साथ साथ जो बच्चा उसमें ऑलरेडी डेवलप हो रहा है या जो फीटल ग्रोथ हो रही है वो किस हद तक हो चुकी है और वो कितनी डेफिशिएंसीज ऑलरेडी वो फीटस टॉलरेट कर चुका है, ये एक सबसे बड़ा कंसर्न है। और आयरन डेफिशिएंसी तो हम देखते हैं बहुत कॉमन आती है। बहुत कॉमन है। उसमें जो रीजंस हैं वो सैनिटेशन की जो फैसिलिटीज़ हैं उनकी अवेलेबिलिटी का कम होना है, जो सेफ़ वाटर सप्लाईज़ हैं वो कम होना है, एंड
फूड ओवर कुकिंग बहुत ज़्यादा है। ओवर कुक करके अगर हम अच्छा खाना भी खा रहे हैं तो हम उसको इतना ज़्यादा ओवर कुक कर लेते हैं कि आयरन कम हो जाता है। एंड इन एडिशन टू दैट, अगर आप आयरन ले रहे हैं इन एनी फॉर्म, तो आप उसके साथ आयरन चिलेटर्स या आयरन बाइंडर्स ले लेते हैं, जैसे टी ले ली, कॉफ़ी ले ली या कोल्ड ड्रिंक्स ले ली, तो वो आयरन सारे का सारा वेस्ट हो जाता है। दैट इज़ द रीज़न कि यंग जनरेशन में बहुत ज़्यादा आयरन डेफिशिएंसी कॉमन है। हम देखते हैं यंग लड़कियां जो हैं उनमें 7-8 HB के लेवल्स आ रहे होते हैं। बिल्कुल। तो इसको किस तरह से कवर अप कर सकते हैं? अगर कोई भी यंग लड़की हमारे पास 7 to 8 हीमोग्लोबिन के साथ आती है, तो हमारे माइंड में सबसे पहली जो चीज़ आती है वो ये है कि आइदर इट इज़ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, या फिर ये थैलेसीमिया या कोई और जेनेटिक प्रॉब्लम है। क्योंकि थैलेसीमिया के जो ट्रेट्स हैं, यानी माइनर डिग्री थैलेसीमिया, वो बहुत कॉमन है एशियन पॉपुलेशन में। तो जब भी हम इन पेशेंट्स को कंसिडर करते हैं तो हम थैलेसीमिया को रूल आउट नहीं करते। अब यूजुअली देखा जाता है कि एक एवरेज इनकम वाले घर के अंदर एक ऐसी फूड जो है वो अवेलेबिलिटी होती है जो कि बहुत ज़्यादा आयरन डेफिशिएंसी नहीं करवा रही होती, अनटिल अनलेस कि हम बहुत ज़्यादा एफर्ट करें कि खाने के साथ ही चाय ले रहे हैं, खाने के साथ ही कॉफ़ी ले रहे हैं या कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं जो कि आयरन को बाइंड कर रही हैं, और ये सारा का सारा काम एक लॉन्ग टर्म के लिए पेशेंट ने यूज़ किया है। इसके अलावा अगर वाटर एंड सैनिटेशन जो फैसिलिटीज़ हैं वो अप टू द मार्क नहीं है। सो अगर हमारे पास इस तरह से आ जाता है पेशेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि ये रीज़न क्या है। अगर तो वो रीज़न कोई भी जेनेटिक प्रॉब्लम होता है तो उसको डिफरेंट तरह से मैनेज करना होता है, बट अगर ये सिर्फ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो फिर हम आयरन सप्लीमेंटेशन देते हैं ओरल फॉर्म में। ठीक है, हो गया। यूजुअली पेशेंट जो ओरल आयरन टॉलरेट नहीं कर पाते, फिर उनको इंजेक्टेबल पे या किसी और मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट में हम लेके जाते हैं। अदरवाइज हम ओरल आयरन थेरेपी उनको एडवाइस करते हैं और डाइटरी मॉडिफिकेशंस एडवाइस करते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा लैक भी कर रहा होता है। यहाँ पे जो मेरे माइंड में एक सबसे पहला क्वेश्चन वो आता है ना, वो ये आता है कि लोगों को ये पता ही नहीं है कि आयरन की डेफिशिएंसी सिर्फ आपके लिए ही नहीं बल्कि जो आपका आने वाला बच्चा है उसके लिए भी बड़े नुकसान दे। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बल्कि क्लिनिक में बहुत सी पेशेंट्स आती हैं और मुझे बड़ा जॉली वे में बता रही होती हैं, डॉक्टर साहब आपने जो दवाई दी है वो हम नहीं खा सकते, हमारा दिल नहीं करता, हम दवाइयाँ खाते ही नहीं हैं, लाइफ टाइम कभी भी नहीं खाई। फिर मैं उन्हें समझाती हूँ कि जो आपकी आयरन डेफिशिएंसी है ये आपके बच्चे में पैदाइश के वक्त तो जाहिर नहीं होगी, लेकिन लेटर ऑन जो उसकी IQ आपके सामने शो होगा उसके अंदर डेफिनेटली इफेक्ट आएगा अगर पेशेंट या बेबी जो है वो एक आयरन डेफिशिएंट एनवायरनमेंट में उसकी ग्रोथ हुई हुई है। और ये एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट होता है जो कि बहुत से पेशेंट्स को मोटिवेट करता है। And I think ये आपने बड़ा अच्छा ट्रिक ढूंढा हुआ है लोगों को समझाने का, बताने का। That is actually what is happening. अगर मदर आयरन डेफिशिएंट है तो जो बेबीज हैं वो कॉग्निटिव उनकी डेवलपमेंट जो है वो प्रॉब्लमेटिक होगी। अब हमारे यहाँ कॉग्निशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई लिखाई तक ही नहीं है, बल्कि ओवरऑल एक जिस तरीके से आपने अपनी लाइफ को लेके चलना है, जिस तरह से आपने चीज़ों को समझना है, अंडरस्टैंड करना है, वो सब चीज़ें आपकी कॉग्निशन में आ जाती हैं, आपका सोशल एटीट्यूड आ जाता है। यही वजह है कि रिसेंटली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो कॉग्निशन के देखे जा रहे हैं बिकॉज मदर्स आर आयरन डेफिशिएंट। ओह माय गॉड, इसको हम ट्रीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दूसरी जो सबसे ज़्यादा हम फील करते हैं अपनी औरतों में, हम देखते हैं आजकल जो बीमारी है वो है PCOS। बिल्कुल। तो PCOS पहले तो है क्या, और ये क्यों आ रहा है, इतना कॉमन क्यों होता जा रहा है? PCOS बेसिकली किसी एक स्पेसिफिक चीज़ का नाम नहीं है। जैसे अभी हमने बात की आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की, तो उसमें आयरन की कमी है, लेकिन PCOS एक स्पेक्ट्रम है। उसका एक एंड स्टार्ट होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ अल्ट्रासाउंड पे एक ओवरीज की पिक्चर आ गई है जो कि पॉलिसिस्टिक हैं, और उसके दूसरे स्पेक्ट्रम पे एक्सट्रीम हार्मोनल इम्बैलेंस है। और ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सिंड्रोम है, एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है जिसको डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। बहुत से कंसल्टेंट्स उसको डिफरेंट तरह से मेडिकेशन से ट्रीट कर रहे हैं, सप्लीमेंट्स के साथ ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन इन माय अंडरस्टैंडिंग जो PCOS की बेसिक मैनेजमेंट है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। यस, उसके साथ अगर आपको पीरियड की डिस्टर्बेंस आ रही है, पीरियड्स इरेगुलर हो गए हैं, पीरियड्स बिल्कुल भी नहीं आ रहे, वेट गेन बहुत ज़्यादा है, एक्नी है, या एबनॉर्मल प्लेसेस पे हेयर ग्रोथ हो रही है, हर्स्यूटिज्म है, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है, या एंड्रोजेंस यानी मेल टाइप हार्मोन की एक्सेस के कोई भी साइंस आ रहे हैं, तो तब आपने मेडिसिन ज़रूर लेनी है। लेकिन द अल्टीमेट ट्रीटमेंट लाइज इन द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अच्छा खाएंगे तो ही बचेंगे। एग्जैक्टली। अच्छा,
पीसीओएस जो है उसको हम रिलेट बहुत ज़्यादा करते हैं सब फर्टिलिटी से भी। बिल्कुल। तो इसके कितने चांसेस होते हैं? क्या सभी पीसीओएस के पेशेंट्स में हम ये देखते हैं? बेसिकली पॉलीसिस्टिक ओवरीज का मतलब यह है कि मल्टीपल एग्स या फॉलिकल्स जो कि हर महीने ओवरी में बन रहे हैं, वो बन तो रहे हैं लेकिन उनका साइज़ ऑप्टिमल यानी प्रॉपर जो उनका साइज़ है वो अचीव नहीं हो पा रहा, और जो एग प्रोडक्शन है वो सब ऑप्टिमल हो रही है, और वो सारे के सारे एग्स उसी जगह पे ओवरी के अंदर एक्यूमुलेट हो रहे हैं। सो ये पॉलीसिस्टिक ओवरीज का एक एस्पेक्ट है। नॉर्मली हम इस चीज़ को उस वक्त तक एड्रेस नहीं करते जब तक कि पेशेंट सब फर्टिलिटी के प्रॉब्लम के साथ प्रेजेंट ना हो जाए, और उसकी ट्रीटमेंट में भी हम सबसे पहले कहते हैं कि आपने अपनी जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, आपने अपने आप को एक्टिव लाइफस्टाइल की तरफ लेके आना है, रिफाइंड कार्ब्स यूज़ नहीं करने, आपने जितना भी अपने आप को मूव कर सकते हैं, एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, वो आपने करनी है, सो दैट जो एंड्रोजन प्रोडक्शन एक्सेस में हो गई है वो कम हो जाए और हार्मोन्स अपनी जगह पे वापस आएँ, सो दैट एक जो फॉलिकुलर डेवलपमेंट है, जो ऑप्टिमल साइज़ के एग्स की डेवलपमेंट है वो अचीव की जा सके, और दैट इज़ टोटली ट्रीटेबल। हमारे बहुत से पेशेंट्स हैं जो कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज के साथ और सब फर्टिलिटी के साथ प्रेजेंट करते हैं, लेकिन साथ में वो खुद बहुत मोटिवेटेड होते हैं। 5 to 8 kg वेट रिडक्शन, अगर कोई पेशेंट सब फर्टिलिटी के साथ आया हुआ है, वो 5 to 8 kg जस्ट वेट रिड्यूस करता है, तो उसकी फर्टिलिटी के चांसेस 50% बढ़ जाते हैं। ओह वाओ। तो जो पेशेंट्स मोटिवेटेड होते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर लाइफस्टाइल एडवाइस, और वो फ़ौरन कंसीव कर लेते हैं। लेकिन डॉक्टर साहिबा हमारे यहाँ तो शादी के अगर 2 महीने बाद आपने कंसीव नहीं किया तो आप तो बांझपन की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल, बल्कि लेबल लग जाता है कि हाँ। इनको किसी डॉक्टर को दिखाएं, Exactly. इनको किसी डॉक्टर को इससे ट्रीटमेंट करवाएं। यहाँ पे मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज दूंगी कि शादी के 1 साल के अंदर अंदर अगर कंसेप्शन नहीं हो रही तो उसको बहुत ज़्यादा ओवर ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चीज़ें फिर डिफरेंट और कॉम्प्लिकेट होती चली जाती हैं। ठीक है। येस, इफ़ इट इज़ 12 months ऑफ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स और फिर भी कंसेप्शन नहीं हो पा रही, नाउ इट इज़ द टाइम कि आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट करें और जो सिंपल बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस हैं वो करवाएं, सो दैट देखा जा सके कि प्रॉब्लम किस जगह पे फॉल कर रही है। लेकिन जो घर में हमारे बड़े हैं, अनफॉर्चुनेटली नानियाँ दादियाँ, जो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज भी कर रहे होते हैं, स्ट्रेस भी कॉज होता है कंसेप्शन ना होने का। बिल्कुल, स्ट्रेस बेसिकली जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं जिन्हें हम FSH और LH कहते हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन जो प्रोड्यूस करा रहे होते हैं, वो स्ट्रेस उसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देता है। यही वजह है कि जब हम किसी भी सब फर्टाइल कपल को एक्टिवली ट्रीट कर रहे होते हैं तो कंसेप्शन के चांसेस थोड़े से बॉर्डर लाइन होते हैं। जब हम उन्हें कहते हैं कि अब 2 महीने का ट्रीटमेंट फ्री इंटरवल है, और उस ट्रीटमेंट फ्री इंटरवल में वो कंसीव करके हमारे पास आ जाते हैं। ये तो एक मजे की चीज है कि आप, बिकॉज हियर इज द इंटरप्ले ऑफ हार्मोन्स जो कि स्ट्रेस की वजह से रिलीज हो रहे थे उन 3 महीनों में या 4 महीनों में जब ट्रीटमेंट चल रहा था। पेशेंट खुद भी बड़ा एक्टिवेटेड था, जी डॉक्टर साहबा ने सारे इंजेक्शंस भी दे दिए हैं, गोलियां भी दे दी हैं, हम 2 दफ़ा जा रहे हैं, एक्सरसाइज भी प्रॉपर बन गया है, हमने उनकी एडवाइस भी फॉलो कर ली है, सो नाउ अब कंसेप्शन हो जाएगी। पूरी फैमिली भी बार बार पूछ रही होती है तो फिर क्या बना, तो फिर क्या बना। तो उस टाइम पे पेशेंट नो डाउट एक स्ट्रेस के अंडर फॉल कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही ट्रीटमेंट फ्री टाइम आता है हम उन्हें कुछ रिप्रोडक्टिव वाइटामिन्स देते हैं एंड दे आर जस्ट गुड टू गो, एंड मोस्ट ऑफ देम कंसीव बाय दैट टाइम। दैट्स अमेजिंग। और वही बात है, डॉक्टर जो होता है ना उसको अपने पेशेंट का पता होता है कि मैंने इसको किस तरह लेके चलना है और कैसे लेके चलना है। एक बेबी तो चले हो गया, आपने ट्रीटमेंट की, हो गया, तो दूसरे बेबी में कितना गैप होना चाहिए? इसके बारे में हम डिफरेंट जो सोसाइटीज़ हैं उसमें डिफरेंट आंसर्स हैं। ठीक है। जो बेस्ट आंसर है वो ये है कि वेन एवर यू आर रेडी टू कंसीव अनदर बेबी and take another responsibility. If you are ready within 3 months, you can go for another conception. लेकिन अगर हम अपनी मेडिकल या जो साइंटिफिक वे से इसका जवाब दें तो ड्यूरिंग whole of the pregnancy, the mother becomes depleted of all the vitamins and minerals and all the nutrients. क्योंकि हमारे यहाँ प्रेग्नेंट फीमेल्स भी बहुत ज़्यादा अपनी डाइट के बारे में कॉन्शियस नहीं होती, उन्हें दुगना खाना खिला दिया जाता है लेकिन क्वालिटी ऑफ दैट फूड इज़ नेवर कंसिडर्ड। तो मदर जब वो न्यूट्रिएंट डिप्लीटेड है और उसके साथ में वो उसने 3 महीने या 6 महीने ब्रेस्ट फीड भी करवाया है, लेकिन साथ में आयरन सप्लीमेंट्स नहीं लिए, कैल्शियम सप्लीमेंट्स नहीं लिए, मल्टीविटामिन्स नहीं लिए, तो वो अभी न्यूट्रिएंट डिप्लीटेड फेज में है।
तो उन्हें चाहिए कि वो पहले अपने सारे के सारे लेवल्स रिप्लेनिश कर लें और उसके बाद वो दोबारा कंसीव करें, ताकि जो नया बेबी वो बेयर कर रही हैं वो किसी भी तरह से एक डिप्लीटेड एनवायरनमेंट में ग्रोथ ना ले रहा हो। आपने मेरे सामने किसी को एक बात कही थी और मुझे वो बड़ी पसंद आई थी और वो ये थी, आपने कहा कि पहले बच्चे की दफा तो जो तुम्हारी माँ ने खिलाया था ना, बिल्कुल वो सब तुम्हारे अंदर से बच्चे ने ले लिया। अब दूसरे बच्चे की दफा जो तुमने खाना है वही होना है। एग्जैक्टली। तो दैट इज सो ट्रू कि आप अगर मल्टीविटामिन्स नहीं ले रहे हो, अपनी प्रॉपर नरिशमेंट नहीं कर रहे हो, तो अगला बच्चा आप खुद बीमार कर रहे हो, खुद खराब कर रहे हो। इसमें मैं ज़रूर यहाँ पे एम्फसाइज करना चाहूँगी कि हम बार बार मल्टीविटामिन्स या सप्लीमेंट्स का जिक्र कर रहे हैं। हमारे यहाँ एक बड़ा कॉन्सेप्ट है कि हमने जो फैंसी फूड्स हैं या फूड आइटम्स जो फैंसी हैं वो बहुत ज़्यादा लेने हैं। वेजिटेबल्स, रॉ फ्रूट्स नहीं लेने, सैलड्स नहीं लेने, बिकॉज दे आर नॉट कंसिडर्ड एज अ बेसिक मील इन आवर कल्चर। हमारे यहाँ वही कार्बोहाइड्रेट्स और वो चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। येस, उनकी अपनी एक ज़रूरत है, लेकिन जो बैलेंस डाइट का कॉन्सेप्ट है वो बहुत कम है। इवन अगर हम समटाइम्स अपने आप को भी देखें, तो अगर हम किसी फंक्शन को अटेंड कर रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, कहीं पे किसी के पास मेहमान है, तो हमारा वो जो बैलेंस्ड वाला लेवल होता है वो आउट हो जाता है। True. तो आप अगर अपनी डाइट को बैलेंस आउट करके ये सारे न्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं और अपनी न्यूट्रिशन को प्रॉपर कर सकते हैं, तो दैट्स फाइन इनफ। आपको बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं होगी। बिल्कुल। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपको मुश्किल है कि आप अपनी बैलेंस डाइट मेंटेन कर सकें, तो फिर आप एडिशनल सप्लीमेंट्स ज़रूर ले लें। तो क्या हमें टीन एज में या अपनी 20s में या शादी से पहले, आई वुड से, क्या सप्लीमेंट्स लेने चाहिए? बिल्कुल। अगर आप समझते हैं कि आपकी डाइट सब ऑप्टिमल है, या आप वीकनेस फील करते हैं, या आप टायर्डनेस, बहुत ज़्यादा थकावट बड़ी जल्दी हो जाती है, चिड़चिड़ापन है, मूड अच्छा नहीं रहता, सांस चढ़ता है, बिकॉज दीज आर वेरी कॉमन कंप्लेंट्स इन यंग एडल्ट्स, तो दैट मीन्स कि आप आयरन डेफिशिएंट हो सकते हैं। अब यंग बच्चों में भी बहुत ज़्यादा बोन पेन्स की और मसल एक्स की कंप्लेंट्स आ रही हैं। दैट मीन्स के दूध का इंटेक और दही का इंटेक बहुत कम है इन बच्चों का। मुझे 9 साल की एक बच्ची मिली है एक हफ्ता पहले, और उसने मुझे कहा है कि जी मेरी कमर में दर्द हो रही है। नाउ इमेजिन कि एक 9 इयर्स की बच्ची को कमर में दर्द हो रहा है। ओह माय गॉड, दैट वाज सो सरप्राइजिंग फॉर मी। मैंने उसको देखा और मैंने फिर पूछा, आई थॉट मेरे कानों ने शायद कुछ गलत सुना। मैंने उससे फिर पूछा, उसने फिर वही बात की। मैं आगे से चुप हो गई। बाद में मैंने खैर उसकी माँ को पकड़ के उसकी अच्छी खासी की भी कि ना तुम इसको दूध, दही, अंडा कुछ उसकी डाइट में है ही नहीं है। उसकी डाइट में सिर्फ प्रोसेस्ड फूड्स हैं, बिकॉज दे आर इजी टू बाय और इजी टू गेट एंड दे आर इजी टू मंच ऑन। और इसमें देखा जाए तो जो कोल्ड ब्रेवरेजेस हैं उनका बहुत बड़ा रोल है। अगर आप एक ग्लास किसी भी बेवरेज का ले रहे हैं, जो कि कोला ड्रिंक्स हैं, बहुत इजीली अवेलेबल हैं और बड़ी फैंसी भी कंसिडर की जाती हैं, तो वो ना सिर्फ आपकी बॉडी को और बहुत से इफ़ेक्ट्स दे रहा होता है, एक शुगर लोड दे रहा होता है, वो कैल्शियम चिलेटर है। कैल्शियम को वो बाइंड कर लेता है और बॉडी से रिमूव कर देता है। इसके कॉन्ट्रेरी ये तो यंग जनरेशन की बात हो गई। जो हमारी एडल्ट पॉपुलेशन है उसमें चाय और कॉफ़ी का इंटेक बहुत ज़्यादा हो गया है। तो चाय और कॉफ़ी अगेन एक आयरन और कैल्शियम चिलेटर है, वो बॉडी में से कैल्शियम और आयरन को ड्रेन कर लेती है। एंड नाउ यू नीड सप्लीमेंट्स। अगर आप दिन में 1 ग्लास दूध पी रहे हैं लेकिन आप 3 कप कॉफ़ी के पी रहे हैं, तो बैलेंस आपका आउट हो जाएगा डेफिनेटली। अच्छा, हम ये भी तो कहते हैं कि मैंने चाय और कॉफ़ी के 2 कप पी लिए हैं तो दूध का इंटेक मेरा पूरा हो गया। यही तो बात है कि वो उसको समझ नहीं पाते कि वो कैल्शियम जो दूध के थ्रू ले रहे हैं, क्योंकि हमें कैल्शियम चाहिए, हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स मौजूद हैं दूध में वो चाहिए। जब आपका टी या कॉफ़ी के अंदर जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं वो उसको बाइंड कर लेते हैं, तो वो जिस्म में अवेलेबल ही नहीं रहते। सो कैल्शियम डेफिशिएंट हो जाती हैं मदर्स और यंग गर्ल्स। फॉलिक एसिड जो है वो हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है और कब लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए? फॉलिक एसिड एक जो हमारी डाइट है उसमें रॉ वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मौजूद होता है, एग्स में है, गोश्त में है। अगेन वही सारी चीज़ें हैं जिनके अंदर फॉलिक एसिड मौजूद है, और ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। नॉर्मली अगर आप अपनी डाइट में ले लेते हैं तो ये ईजिली अवेलेबल होता है और इसकी डेफिशिएंसी बहुत कम होती है। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ एंजाइम्स ऐसे डेफिशिएंट होते हैं हमारी पॉपुलेशन के अंदर, या किसी भी ह्यूमन रेस में कहीं भी चले जाएं, कुछ एंजाइम्स अगर डेफिशिएंट हो तो डाइट में लिया हुआ फॉलिक एसिड यूटिलाइज नहीं हो सकता। इन दैट केस डेफिशिएंसी डेवलप हो जाती है। अगर
कोई नॉन प्रेग्नेंट पॉपुलेशन है या यंग गर्ल्स हैं और उसमें ये डेफिशिएंसी आ रही है, तो उसमें अनीमिया के साइन एंड सिम्टम्स सम टाइम प्रीडोमिनेट कर जाते हैं। लेकिन अगर वो एक प्रेग्नेंट पेशेंट है और एक बेबी साथ में डेवलप हो रहा है, तो बेबी की न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होने का इम्कान बहुत ज़्यादा हो जाता है। ओवरऑल जो हमारे यहाँ पे हेल्थ की सिचुएशन है, एक लार्ज पॉपुलेशन को स्क्रीन नहीं किया जा सकता, इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। यही वजह है कि 3 months बिफोर कंसेप्शन हम फॉलिक एसिड का जो एक्टिव फॉर्म है उसको एडवाइस कर देते हैं कि वो 3 months बिफोर प्रेगनेंसी एंड 3 months इनटू द प्रेगनेंसी आप फॉलिक एसिड को यूज़ करें, और दैट यूजेज इज़ यूजुअली सफिशेंट टू प्रिवेंट द बेबी फ्रॉम गेटिंग एनी सॉर्ट ऑफ डिफेक्ट। और अगर कोई मदर ऐसी हैं कि अनफॉर्चुनेटली उनके बच्चे को प्रीवियसली कोई न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट रहा हुआ है, सो हम कोशिश करते हैं कि 6 months बिफोर प्रेगनेंसी हाई डोज ऑफ फॉलिक एसिड उनको स्टार्ट करा दिया जाए, एंड वी यूजुअली कंटिन्यू थ्रू आउट द प्रेगनेंसी विद दैट फॉलिक एसिड सो दैट टू अवॉइड द डेफिशिएंसी। बिल्कुल ठीक है। किस एज में कंसेप्शन जो है वो, लाइक फॉर एग्जांपल किसी की शादी 25 में हो गई है, अब वो 4-5 साल सोचते हैं कि जी अभी हमें बच्चा नहीं चाहिए, तो क्या 30-35 ये कंसेप्शन के लिए एज ठीक है, हो सकती है? कंसेप्शन का जो पोटेंशियल है वो किसी भी यंग गर्ल में उस वक्त स्टार्ट होता है जब पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक। दैट इज़ अराउंड द एज ऑफ 12 to 15। अब देखा जा रहा है कि कुछ पहले भी पीरियड स्टार्ट हो रहे हैं। बाय दैट टाइम जो पोटेंशियल टू बिकम प्रेग्नेंट वुमेन वो स्टार्ट हो जाता है। जो इनिशियल टाइम की जो ओवुलेशंस होती हैं वो इरेटिक होती हैं समटाइम्स, ठीक है। प्लस बॉडी इज़ नॉट फुली डेवलप्ड अंटिल द एज ऑफ 18। ओके, सो हमारे पास जो लोअर लिमिट है वो 18 to 20 ईयर्स की है बिफोर। इफ़ कंसेप्शन हैपन्स बिफोर दैट टाइम, तो वो जो यंग गर्ल जो खुद अभी डेवलपमेंट के प्रोसेस से गुजर रही होती है, उसकी वो डेवलपमेंट उसी जगह पे हॉल्ट हो जाती है। अब आते हैं दूसरी साइड एज की, जो कि एडवांस एज का टाइम आ जाता है। हम उसको एडवांस तो नहीं कहेंगे, प्रोग्रेसिंग एज कहेंगे। इसमें जो बेस्ट एज है टू बिकम प्रेग्नेंट दैट इज़ 20 ईयर्स से लेकर 35 to 40। मैं 35 को इसलिए कट ऑफ कहूँगी क्योंकि इसके बाद जो ओवुलेशन है वो समटाइम्स कुछ पेशेंट्स में देखा गया है कि इनफ्रीक्वेंट होने लग जाती है। प्लस हमारे पास एक बड़ी कंसर्निंग चीज़ है द रिस्क ऑफ डाउन सिंड्रोम। हमने उसको हमेशा जहन में रखना होता है बिकॉज एडवांस मैटरनल एज इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द रिस्क ऑफ डाउन सिंड्रोम। सो अगर आप हेल्दी कंसेप्शंस चाह रहे हैं, अगर आप हेल्दी बेबीज़ चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना हो, तो बेटर टाइम है बिटवीन 20 to 35 ईयर्स। इसके बाद की जो प्रेगनेंसीज होती हैं, येस यूजुअली दे गो रियली वेल। और अब चूँकि लड़कियां बहुत ज़्यादा अपना वो कर रही हैं, अपने करियर को लेकर बड़ी ओरिएंटेड हैं और उसके बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न होती हैं, तो सम टाइम्स हम 35 और 40 के बाद की भी प्रेगनेंसीज़ को डील कर रहे होते हैं। लेकिन उसमें रिस्क ऑफ हैविंग हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर हाई होने का इम्कान और शुगर हाई होने का इम्कान काफ़ी ज़्यादा होता है, इन एडिशन टू एनी जेनेटिक प्रॉब्लम। इसके साथ आजकल हम देख रहे हैं एग फ्रीजिंग का कॉन्सेप्ट बहुत कॉमन होता जा रहा है, तो क्या इज़ इट सेफ? एग फ्रीजिंग कुछ जो कंडीशंस हैं उनमें तो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर गॉड फॉरबिड कोई भी यंग गर्ल है जिसकी किसी भी वजह से कीमोथेरेपी होनी है, सो वी रिकमेंड कि जी आप एग फ्रीजिंग करवा लें। कुछ ऐसे पेशेंट्स जिनकी फैमिली में प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर का रिस्क ज़्यादा होता है, उनको भी एग फ्रीजिंग वो लोग करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर IVF से आप लोग प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हैं तो एवरी टाइम अ लॉट ऑफ फॉलिकल्स आर बीइंग प्रोड्यूस, तो उसमें रिकमेंड किया जाता है कि एग फ्रीजिंग या एम्ब्रियो फ्रीजिंग करवा दी जाए, ताकि अगर फॉलिकल्स या एग्स का जो काउंट है वो कम हो जाए और ओवेरियन फेलियर जो है वो एविडेंट हो, तो हमारे पास कुछ ऐसे एग्स मौजूद हों जिनको बाद में फर्टाइल करके तो फर्दर उनकी कंसेप्शन को प्रोग्रेस किया जा सके। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि अब सबको समझ लेना चाहिए कि अगर एग फ्रीजिंग कराई जा रही है तो कंसेप्शन कैन ओनली हैपन विद द हेल्प ऑफ IVF और टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक हो राइट। हाँ। ऐसा नहीं हो सकता कि वो एग्स कहीं और से आएंगे और फिर दोबारा से जो है ना वो आपके अंदर इम्प्लांट होंगे। दैट इज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि अगर एग्स फ्रीज करवाए हुए हैं या एम्ब्रियोज फ्रीज करवाए हुए हैं तो आपकी कंसेप्शन कैन ओनली हैपन विद द हेल्प ऑफ IVF का एक बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम है या सेटबैक है, इमर्जिंग जो सिचुएशन है मुल्क की, उसको देखा जाए तो वो उसकी कॉस्ट है।
कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, लिहाजा बहुत सारे ऐसे कपल्स जो कि IVF करवाना चाहते हैं वो कॉस्ट की वजह से रुक जाते हैं। आई हैव सीन इट अ लॉट ऑफ टाइम्स इन माई क्लिनिक के पेशेंट्स IVF की कॉस्ट की वजह से नहीं करवा पा रहे। इन एडिशन टू दैट देखा गया है कि विद एडवांसिंग एज जो सक्सेस रेट है वो कम होता चला जाता है। और हमारे यहाँ एक जनरल ट्रेंड है कि फ्रॉम द एज ऑफ 20 या जब भी आपकी शादी हुई है तब से लेकर 40 साल की उम्र तक दे रोम अराउंड अ लॉट एंड डिड नॉट गो टू द IVF क्योंकि कॉस्टली होता है, सक्सेस रेट कम है। और जब 40 साल की उम्र आ जाती है तो नाउ दे आर फाइनेंशियली स्टेबल, दे आर अ बिट मोर स्टेबल इन देयर ओन डिसीजंस, तो वो IVF की तरफ आ जाते हैं। उस वक्त हम यूजुअली पेशेंट्स को गाइड करते हैं कि 40 इयर्स की एज पे इसका सक्सेस रेट तकरीबन 20-25% रह जाता है। सो उस टाइम पे फिर वो IVF करवा लेते हैं तो सक्सेस रेट मज़ीद कम हो जाता है। आई रिकमेंड कि अगर यंग कपल्स हैं और उनको कंसेप्शन में किसी भी तरह की डिफ़िकल्टी आ रही है, और यूजुअली वो कपल्स जिनमें कोई भी रीज़न आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही होती, तो दे कैन गो डायरेक्टली टू IVF आफ्टर 2 years ऑफ ट्राइंग फॉर टू बिकम प्रेगनेंट। आजकल हम बहुत कॉमन देख रहे हैं कि सब फर्टिलिटी जो है वो आ रही है, लेकिन टेस्टिंग सिर्फ लड़कियों की होती है, तो क्या मर्दों की भी ज़रूरी है? जब भी आप किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे या किसी भी कंसल्टेंट के पास जाएंगे तो सबसे पहला जो इन्वेस्टिगेशन एडवाइस होती है वो हस्बैंड सीमन एनालिसिस होता है। क्योंकि लेकिन ये तो मर्दों पे डायरेक्ट टारगेट है। लेकिन दैट इज़ कंसिडर टू बी वन ऑफ द बेसिक इन्वेस्टिगेशंस जब आप एक सब फर्टाइल कपल को ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि ये नॉन इन्वेसिव टेस्टिंग है। इसके साथ फीमेल हार्मोन्स जो टेस्ट किए जाते हैं, दैट इज़ अनदर वन ऑफ द बेसिक इन्वेस्टिगेशंस जो करवाई जाती हैं इन एडिशन टू फॉलिकुलर ट्रैकिंग या फॉलिकुलर अल्ट्रासाउंड। ये 3-4 इन्वेस्टिगेशंस वो हैं जो कि आपको फर्स्ट विजिट पे आपका कंसल्टेंट एडवाइस कर देगा और उसके अकॉर्डिंगली प्लान किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। यूजुअली देखा गया है कि पेशेंट्स इन टेस्ट को फॉलो करते हैं और टेस्ट करवा के ले आते हैं, लेकिन समटाइम्स यू आर वेरी राइट कि इसको टैबू समझा जाता है और मेल्स टेस्टिंग नहीं करवाते, सीमेन एनालिसिस नहीं करवाते, और फीमेल्स को बार बार प्रेशराइज कर रहे होते हैं कि आप उसके बगैर ही इलाज जारी रखें। तो सिंस पेशेंट इज़ इन अ लॉट ऑफ पेन, अ लॉट ऑफ मिजरी, और उसके कंसर्न्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हम एक ट्रीटमेंट की रेजीम स्टार्ट कर देते हैं, बट दैट इज़ नॉट अप टू द मार्क रेजीम, ताकि कुछ पेशेंट जो है वो उसके अंदर चांसेस इंक्रीज रहें। लेकिन द फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन टू बी डन इज़ हस्बैंड सीमेन एनालिसिस। हमारे यहाँ एक और बड़ा रिवाज है कि सोसाइटी में बेटा होना बहुत एक ज़रूरी चीज़ समझा जाता है। तो क्या बेटा होना किसी औरत के हाथ में है? इसको साइंटिफिकली देखा जाए तो नॉट एट ऑल, बिकॉज फीमेल कैरीज 2 क्रोमोसोम्स, द सेक्स क्रोमोसोम्स XX, और मेल्स के अंदर X और Y क्रोमोसोम्स होते हैं। अब आप अपने माइंड में इमेजिन करें कि फ़ीमेल के 2 X क्रोमोसोम्स हैं और मेल्स के X एंड Y क्रोमोसोम्स हैं। अब वो दोनों X तो अपनी जगह पे ही रहेंगे और X दोनों फीमेल के क्रोमोसोम्स हैं। अब मेल्स में अगर Y क्रोमोसोम फर्टिलिटी का बाइस बनेगा तो बेटा होगा, अगर X क्रोमोसोम फर्टिलिटी का बाइस बनेगा तो बेटी होगी। सो दैट इज़ बेसिकली डिपेंडेंट ऑन मेल स्पर्म्स। डॉक्टर साहिबा, आप तो हमारा कॉन्सेप्ट ही ख़राब कर रही हैं कि एक औरत का कसूर ही नहीं है। रिसेंटली मैंने इस पे बहुत ज़्यादा काम किया है और इसकी अवेयरनेस को स्प्रेड करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है, ताकि ये अंडरस्टैंड किया जा सके कि जेनेटिकली देखा जाए तो मेल क्रोमोसोम्स आर बेसिकली द रीज़न कि बेटा होगा या बेटी होगी। लेकिन अगर सोसाइटियल कल्चर्स को देखा जाए तो डेफिनेटली फीमेल्स को ब्लेम किया जाता है, बट देयर इज़ नो लिंक टू द साइंटिफिक एविडेंस टू इट। ओह माय गॉड, हमने तो इतनी ज़्यादा घर ख़राब होते देखे हैं बिल्कुल सिर्फ इस एक चीज़ के पीछे कि तुम्हारा कसूर है, यू कैन नॉट गिव बर्थ टू अ मेल चाइल्ड। खैर, सोसाइटी को तो हम छोड़ ही देते हैं, हम अपनी बात पे वापस आते हैं। बिल्कुल, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अवेयरनेस क्रिएट करें और लोगों को सेंसिटाइज करें कि बेटा या बेटी होना फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो अल्लाह ऑलमाइटी उसकी करम नवाजी है, और उसके बाद मेल जो स्पर्म्स हैं, वेदर दे आर X और Y, दे आर बेसिकली द रीज़न जो स्पर्म फर्टिलिटी कॉज करेगा या कंसेप्शन करेगा, एम्ब्रियो के अंदर एम्ब्रियो बनाएगा, दैट इज़ द रीज़न कि बेटा होना है या बेटी होनी है। अल्लाह ताला से दुआ की जाए जी, और उसी पे ही भरोसा रखा जाए और किसी को ब्लेम ना किया जाए, क्योंकि आई बिलीव कि आप बेटा है बेटी है जिसका है वो
उसी के लिए उसी फायदा के या लिए नुकसान फायदा या है। नुकसान है, एग्जैक्टली। आप जितना मर्जी सोसाइटी प्रेशर दे ले, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। बिल्कुल। अच्छा, आपका बेबी हो गया, आपने बेबी सक्सेसफुल डिलीवर कर दिया, अब उसके बाद की जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, उसके बाद के जो मसले हैं, वो क्या होते हैं औरतों में, और उनको क्या एक सेंस ऑफ अवेयरनेस होनी चाहिए? वैसे तो बहुत सी चीज़ें चेंज हो जाती हैं एक औरत की लाइफ में व्हेन अ बेबी इज़ बॉर्न, लेकिन अगर हम अवेयरनेस के हिसाब से देखा जाए तो दो चीज़ें और दो कंसर्न सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वन इज़ दैट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग और दूसरा कंसर्न है कॉन्ट्रासेप्शन। ये वो सवाल हैं जिनके बारे में कोई भी बात नहीं करता, और मेरे ख्याल में हमें इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग इज़ अ नेचुरल फिनोमेना। नॉर्मली एक कंसिडर किया जाता है कि जी इनका तो सिजेरियन सेक्शन हुआ है, ये 3 या 4 दिन तो उठ ही नहीं पाएंगी और ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाएंगी। दैट इज़ द टाइम पीरियड जिसमें आपकी जो लैक्टेशन की एबिलिटी है वो मिनिमाइज हो जाती है और फिर लैक्टेशन डेवलप नहीं हो पाती। यूजुअली मैं अपने पेशेंट्स को गाइड करती हूँ और उनको इसके बारे में बहुत ज़्यादा सेंसिटाइज करती हूँ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कि आपने लैक्टेशन को इनिशिएट किस तरह करना है। बिल्कुल ठीक है। अगर एक पेशेंट उठ नहीं पा रही बिकॉज ऑफ सिजेरियन सेक्शन, तो आप बेबी को उसके साथ अटैच करें और लैचिंग का फिनोमेना जो है वो स्टार्ट कर दें और बेबी अपना ब्रेस्ट फीड जो है वो ले सकता है। बिल्कुल, बिकॉज उसके अंदर नेचर ने एक जो हिस्स रखी हुई है सकलिंग की। एक और कॉन्सेप्ट है कि जो इनिशियल वाइटिश वाटर की तरह का डिस्चार्ज आ रहा होता है निपल से, दैट इज़ टू बी थ्रोन अवे। ये बड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि दैट मिल्क इज़ कॉल्ड एज कोलोस्ट्रम। बिल्कुल। और ये एंटीबॉडीज़ में और एंटीबायोटिक की एक फॉर्म में बहुत ज़्यादा रिच होता है। अगर आप वो बच्चे को उसकी सप्लाई इंश्योर कर दें, चाहे एक्सप्रेस करके या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट के साथ, तो वो बच्चा बहुत सी इन्फेक्शंस और एलर्जीज से बच जाता है। ये हमें पता ही नहीं है चीज़ें, कैसे करें हम इनके बारे में नहीं पता। वेस्ट में लैक्टेशन कंसल्टेंट्स होते हैं और लैक्टेशन नर्सेज होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं, और फिर इस लैक्टेशन को मेंटेन करने के तरीके नेचर ने खुद ही डिवाइस किए हुए हैं। बिल्कुल ठीक कि बच्चा अगर भूख से रो रहा है तो उसको दोबारा मदर के साथ अटैच किया जाए रादर देन गिविंग दैट बेबी अ बॉटल फीड। क्योंकि कॉन्सेप्ट है, और मैं बहुत दफ़ा सुनती हूँ कि जी बच्चा तो रोता रहता है और फिर उसका पेट नहीं भर पाता तो हम उसे बॉटल फीड दे देते हैं। बेसिकली ये समझने की ज़रूरत ये है कि ये एक नेचर का फिनोमेना है कि बच्चा जितना ज़्यादा रोएगा और माँ के साथ जितना ज़्यादा अटैच होगा, मिल्क प्रोडक्शन उतनी ज़्यादा होगी। दैट इज़ अ नेचर्स फिनोमेना। तो उससे तंग आकर कुछ पेरेंट्स जो है वो बॉटल फीड की तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। एंड बेस्ट मिल्क और मदर्स मिल्क इज़ द बेस्ट मिल्क टू फीड द बेबी। सो ये समझाना और ये सेंसिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जिसकी अशद ज़रूरत है, यूजुअली पेशेंट्स को हम गाइड करते हैं एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज कि आप परप्यूरियम के बाद आएँ और कॉन्ट्रासेप्शन का कोई भी मेथड जो है वो आप सेलेक्ट करके आएँ। ये मेथड्स हैं और आप उनमें से कोई एक यूज़ करें। लेकिन वो हमारे पास दोबारा वापस नहीं आते, बल्कि वो अपने किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट या किसी भी मेडिकल प्रैक्टिशनर के साथ कांटेक्ट इस बारे में नहीं करते। एंड देन दे कम अप विद अ प्रेगनेंसी एंड मोस्ट ऑफ द वुमेन आर क्राइंग कि जी हमसे तो पहला बच्चा नहीं संभाला जा रहा, हम एक और प्रेगनेंसी किस तरह आगे लेके चलेंगे, वी डोंट वांट दिस प्रेगनेंसी। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस सॉर्ट ऑफ सर्कमस्टांसेस या इस तरह की सिचुएशन को अवॉइड करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप कॉन्ट्रासेप्शन के लिए आएँ। आप कोई भी कॉन्ट्रासेप्शन का तरीका है उसको यूज़ करें। येस, देयर आर फेलियर रेट्स विद दीज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स एज वेल, लेकिन एटलीस्ट ट्राई तो करें टू अवॉइड द प्रेगनेंसी। अगर आप प्रेगनेंसी अवॉइड करने की कोशिश ही नहीं कर रहे और फिर आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो फिर आपको उस प्रेगनेंसी के साथ कंटिन्यू करना पड़ता है। एंड अगेन वही पहले वाली बात कि आप एक डेफिशिएंट स्टेट में अभी आपकी पिछली जो डिलीवरी हुई है आप उसके इफेक्ट से ही बाहर नहीं आए एंड यू आर प्रेग्नेंट अगेन। सो दैट पोजेस अ लॉट ऑफ रिस्क टू मदर्स लाइफ एज वेल। अच्छा, आपने ब्रेस्ट फीड की बात की है तो हम लोग देखते हैं बहुत सारे फार्मूला मिल्क्स जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं। क्या बच्चे के लिए वो सेफ होते हैं और मतलब उसकी ग्रोथ जो है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं 90% बच्चे जो हैं वो पल ही उस डब्बे वाले दूध पे रहे हैं।
फार्मूला मिल्क्स यूजली जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं वो जो फूड अथॉरिटीज़ हैं उनके पास लाइसेंसिंग होती है, जब भी वो मार्केट में यूजेज के लिए अवेलेबल हो पाते हैं। जहाँ तक देखा जाए कि वो बच्चे के लिए या ह्यूमन लाइफ के ऊपर उसके क्या असरात हैं, तो ये एक लॉन्ग टर्म स्टडीज़ डिफरेंट जो है ना वो कंडक्ट हुई हुई हैं। ठीक है। उनमें देखा गया है कि चूंकि मदर मिल्क में शुगर कंटेंट बहुत लो होता है और जो फार्मूला फीड्स हैं उनका शुगर कंटेंट बहुत हाई होता है, यानी उनके अंदर इंस्टेंट शुगर्स मौजूद होते हैं। तो ये देखा गया है कि लॉन्ग टर्म में ये बच्चे मेटाबॉलिक इश्यूज़ जिसमें डायबिटीज़ बहुत कॉमन है, ओबेसिटी बहुत कॉमन है, इन चीज़ों का शिकार रहते हैं। अगर आपने देखा हो कि यूजली सोसाइटी में जो बच्चे ब्रेस्ट फेड हैं वो थोड़े से थिन होंगे, वो थोड़े से लीन होंगे एज कम्पेयर टू दोज बेबीज हु आर बॉटल फेड। लेकिन स्ट्रॉन्ग होंगे जी, लेकिन स्ट्रॉन्ग होंगे। ब्रेस्ट मिल्क के ऊपर जितने भी बच्चे हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे प्रोवाइडेड कि मदर किसी चीज़ में डेफिशिएंट नहीं है। मदर्स अपनी सप्लीमेंट्स प्रॉपर ले रही हैं, दूध का इंटेक प्रॉपर है, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, दैट मेक्स द बेबी रियली रियली हेल्दी। अच्छा, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपने अगर बच्चे के पैदा होने से पहले अच्छा खाना है तो उसके बाद भी अच्छा ही खाना है। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट आजकल चल रहा है वो ये है कि डॉक्टर ने अपने पैसे बनाने के लिए जो है ना वो ऑपरेट कर दी है। इज इट ट्रू? इसके बारे में ओवरऑल पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो सिजेरियन सेक्शन का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसके कुछ रीजंस हैं। मैं टोटली आपकी बात को निगेट नहीं करूँगी। कुछ कंसल्टेंट जो प्रैक्टिसिंग होते हैं वो समटाइम्स इस चीज़ को देख भी रहे होते हैं, इस एस्पेक्ट पे भी सोच रहे होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स द रीज़न इज़ फियर ऑफ लेबर पेन्स। ठीक है, इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में टोकोफोबिया कहा जाता है एंड दैट इज़ अ वेरी ट्रू थिंग। फियर ऑफ लेबर पेन्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें यूजुअली जो यंग गर्ल्स हैं वो लेबर पेन्स लेना ही नहीं चाहती। इसके बाद जब देखा जाता है कि एक लेबर का प्रोसेस जब स्टार्ट होता है, पेशेंट्स आके पूछते हैं 6 मंथ्स पे, 7 मंथ्स पे, 8 मंथ्स पे, 9 मंथ्स पे कि हम नॉर्मल डिलीवर होंगे या आप सिजेरियन करेंगी। तो मैं उन्हें यही बताती हूँ कि जब लेबर का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो हम उस टाइम पे मॉनिटरिंग के थ्रू आपको बताएंगे कि इज़ एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन और नॉट। प्लस अब हमारे पास मॉनिटरिंग के बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं जिसमें हम ड्यूरिंग लेबर देख लेते हैं कि बच्चे की जो हार्ट बीट है वो कैसी चल रही है। एंड डेफिनेटली दीज टूल्स वर नॉट अवेलेबल 15 ईयर्स बैक, बिल्कुल, और 20 ईयर्स बैक। सो बेबी की जो भी प्रोग्रेस हो रही होती थी, एंड रिजल्ट जो भी आता था वो पेरेंट्स को हैंड ओवर कर दिया जाता था। अब पूरी लेबर का जितना भी ड्यूरेशन है, 12 घंटे हैं या 14 आवर्स हैं, उसके दौरान में बच्चे की हार्ट बीट को मॉनिटर किया जा रहा होता है, लाइकर वॉल्यूम को देखा जा रहा होता है, लाइकर के कलर को देखा जा रहा होता है, प्लस लेबर की इंटेंसिटी को भी देखा जा रहा होता है। इसमें अगर किसी भी जगह पे हमें लगता है कि कोई डिलेज आ रहे हैं या कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उस टाइम पे इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन को प्रेफर किया जाता है ताकि जो कपल है उसको एक हेल्दी बच्चा दे के भेजा जा सके। बिल्कुल, जो कि वाटर लेवल्स गिरना, ऑक्सीजन लेवल्स का कम हो जाना, जिसको हाइपोक्सिक इंजरी, ब्रेन इंजरी कहते हैं। अगर एक किसी भी हाइपोक्सिक इंसल्ट के साथ अगर हम कोई भी बच्चा हैंड ओवर करते हैं तो वो एक लाइफ लॉन्ग डिफ़िकल्टी है फॉर द पेरेंट्स। प्लस ये जो क्लेम किया जाता है कि वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा सिजेरियन रेट हाई हो गया है, उसमें हमें ये भी देखना चाहिए कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी बहुत ज़्यादा है। सो अगर आज से 20 साल पहले 100 डिलीवरीज होती थी तो अब उसकी जगह पे 1000 डिलीवरीज होती हैं। उस वक्त मॉनिटरिंग टूल्स अवेलेबल नहीं होते थे, सिर्फ मदर को मॉनिटर किया जा रहा होता था, बेबी को मॉनिटर नहीं किया जा रहा होता था। अब हर जगह पे, इवन जो हमारे छोटे प्राइवेट सेटअप्स हैं उनके अंदर भी मॉनिटरिंग टूल्स, CTGs अवेलेबल हैं, डॉपलर्स अवेलेबल हैं, और बेबी को कॉन्टीन्यूसली मॉनिटर किया जा रहा होता है। ना जब एक पेन पेशेंट ले रहा होता है तो वो पेन मदर को तो एज अ पेन परसीव हो रहा होता है, लेकिन बेबी की उस पूरी पेन के टाइम में जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो हॉल्ट हो जाती है बाय नेचर। जो पेन फ्री टाइम होता है उसमें बेबी को रिकवर किया जाता है विद फुल ऑक्सीजनेशन। अब अगर वो पेन का ड्यूरेशन ज़्यादा हो रहा है या बच्चा उस हाइपोक्सिया को या उस पेन को प्रॉपरली हाइपोक्सिया को टॉलरेट नहीं कर पा रहा तो उसकी हार्ट बीट में चेंजेस आने लग जाते हैं। और एज अ कंसल्टेंट या एज अ ट्रीटिंग फिजिशियन एक डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पेरेंट्स को गाइड करे इस बारे में, और गाइड करके तो उनसे डिसीजन उनको दे कि ये बेबी इस वक्त एक प्रॉब्लम में है, एक जो पैराडाइज सिचुएशन है, तो इसमें अर्जेंट डिलीवरी नीडेड है।
सो आई होप कि ये पॉइंट और क्लियर हो वैसे गया भी होगा। अब तो मेरा ख्याल है 90% डॉक्टर्स की फीस सेम है। जी बिल्कुल, जो तो सिजेरियन सेक्शन हाँ, और वजाइनल डिलीवरीज की फीस सेम करने का रीज़न भी यही है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक इल्ज़ाम आ रहा था एग्जैक्टली। कि डॉक्टर्स इस रीज़न की वजह से कर रहे हैं। दूसरा देखा गया है अब जो एक बहुत इमर्जिंग प्रॉब्लम है कि 40 वीक्स कंप्लीट हो जाते हैं लेकिन पेशेंट को पेन स्टार्ट ही नहीं होते। अब अगर पेन स्टार्ट ही नहीं हो रहे, नाउ वी हैव टू ऑप्शंस। द वन इज़ कि आपको आर्टिफिशियल पेन्स के थ्रू इंडक्शन दे दी जाए, इंडक्शन ऑफ लेबर कर दिया जाए, यानी आर्टिफिशियल पेन स्टार्ट करवा दी जाए। और दूसरा है कि फ़र्दर वेट किया जाए। फर्दर वेट करने के अंदर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि लाइकर यानी बच्चे के इर्द गिर्द जो पानी है वो मज़ीद कम होता चला जाता है और बच्चे की रिस्क बढ़ जाता है। जब हम पेरेंट्स को, कपल को गाइड करते हैं कि बच्चे की मूवमेंट्स का आपने खुद ख्याल रखना है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू हैव टू कम अगेन एंड अगेन, आपने हर दूसरे दिन विज़िट करना है ताकि बच्चे की वेलबींग इंश्योर की जा सके, तो पेरेंट्स खुद भी बच्चे की सेफ्टी के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न हो जाते हैं। सेकेंड थिंग इज़ इंडक्शन जो है वो, या आर्टिफिशियल पेन्स को जो स्टार्ट करवाना है वो यूजुअली टैबलेट्स के थ्रू होता है। और टैबलेट्स बेसिकली प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज़ करते हैं और पेशेंट को पहले ही गाइड कर दिया जाता है कि 50 to 60% चांस होता है कि पेशेंट लेबर में चला जाएगा और एक नॉर्मल डिलीवरी जो है वो पॉसिबल हो सकेगी। बट अगेन देयर इज़ अ चांस कि उस टैबलेट की वजह से या आर्टिफिशियल प्रोस्टाग्लैंडिन्स की वजह से फीटल डिस्ट्रेस आ जाए, यानी बच्चे की हार्ट बीट पे इफेक्ट आ जाए। तो यानी that may दोनों end up- चांसेस दोनों चांसेस होते हैं। सो जब भी इंडक्शन की जाती है पेशेंट को इसके बारे में काउंसल भी किया जाता है और बेबी की हार्ट बीट की जो मॉनिटरिंग है वो ज़रा ज़्यादा कर दी जाती है। वैसे आई थिंक अगर आप किसी अच्छे कंसल्टेंट के पास जा रहे हो तो आपको ऑलरेडी ये इन्फॉर्मेशन सारी होती है। जी आपको बिल्कुल। पता होता है कि आपने किस तरफ जाना है, क्या चीज़ होगी। और दूसरा ये कि ड्यूरिंग बुकिंग टाइम जो कपल है उसको ये सारी चीज़ें ग्रेजुअली गाइड की जाती हैं कि जो भी प्रोसेस होगा लेबर का वो अपने टाइम पे स्टार्ट होगा। 40 वीक से पहले हम यूजुअली इंडक्शंस नहीं करते अनटिल अनलेस के साथ में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आ रही। अगर पेशेंट हाइपरटेंसिव हैं, डायबिटिक हैं, लाइकर कम हो गया है, लाइकर ज़्यादा हो गया है, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो समटाइम्स हमें 40 वीक से पहले भी इंडक्शन को कंसिडर करना पड़ सकता है। तो जो टेस्ट ट्यूब बेबीज़ होते हैं, पहले तो वो होते क्या हैं? और बहुत सारे पेशेंट्स में ये देखा जाता है कि जी ट्यूब फट गई या ट्यूब का जो है वो ख़राब हो गई, ये क्या कॉन्सेप्ट है? टेस्ट ट्यूब बेबी और जो ट्यूब्स का फट जाना है दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। सबसे पहले हम टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में बात करेंगे। टेस्ट ट्यूब बेबी का कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर बेबी डेवलप हो रहा होता है। हम लोग मदर से एग्स ले लेते हैं, ठीक है। एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, एक स्टरलाइज्ड प्रोसीजर होता है जिसमें नीडल के थ्रू मैटरनल एब्डोमेन से एग्स कलेक्ट किए जाते हैं मदर से और पहले उनको मेडिसिन के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है। सो इट्स ऑल अ थॉरो प्रोसेस, ठीक है। और हस्बैंड का जो सीमन है उसको वॉश करके जो स्पर्म्स हैं उनको आइसोलेट कर लिया जाता है। ठीक हो गया। इन एग्स और स्पर्म्स को एक जगह पे इकट्ठा किया जाता है ताकि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो सके और जो इनिशियल 3 to 4 डेज़ की डेवलपमेंट है उस एम्ब्रियो की वो लेबॉर्ट्री में होती है अंडर स्ट्रिक्ट कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। बिल्कुल वही एनवायरनमेंट दिया जाता है जैसे इंट्रा यूट्राइन लाइफ में उसका एनवायरनमेंट होता है। सेम वही केमिकल, सेम वही एनवायरनमेंट, पीएच बैलेंस, एयर बैलेंस हर तरह से प्रोवाइड की जाती है। नाउ दैट 4 to 5 डेज़ का जो एम्ब्रियो होता है उसको मदर के अंदर दोबारा यूट्रस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। बिल्कुल ठीक है। इट इज़ अ कॉन्सेप्ट कि आप उस एम्ब्रियो को मदर में यूट्रस में, प्रिपेयर्ड यूट्रस में ट्रांसफ़र कर रहे हैं एंड नाउ यू आर गोइंग टू वेट फॉर इट। ठीक है, अब ये जो एम्ब्रियो है ये बच्चेदानी की दीवार के साथ अपने आप को अटैच कर पाता है या नहीं कर पाता। इन 30 to 40% ऑफ द केसेस ये अटैच कर लेता है और एक हेल्दी प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है। बट इन रेस्ट ऑफ द केसेस अनफॉर्चुनेटली वो अपने आप को अटैच नहीं कर पाता और ये IVF का साइकिल जो है वो एक फेलियर में आ जाता है। और ट्यूब का फट जाना, ट्यूब का फट जाना इसको साइंटिफिक टर्म में एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अब ये जो सारा हमने IVF की बात की कि स्पर्म्स और एग्स मिलते हैं बाहर पेट्री डिश के अंदर, अगर आप इसको नेचुरल फिनोमेना को देखा जाए तो फिलोपियन ट्यूब्स होती हैं फीमेल के अंदर जो कि यूट्रस को यानी बच्चेदानी को अंडेदानी के साथ कनेक्ट कर रही होती हैं। अब प्रेगनेंसी उस यूट्रस के अंदर होने के बजाय ट्यूब में हो गई है। ट्यूब एक बिल्कुल बारीक सा स्ट्रक्चर है, उसके अंदर जब वो प्रेगनेंसी ग्रो करेगी
तो वो Development ट्यूब नहीं हो उसको सकती। टॉलरेट नहीं कर पाएगी और वो रप्चर हो जाएगी। और ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज एन इमरजेंसी सिचुएशन। इसको ट्रीट करने के लिए यूजुअली सर्जरी रिक्वायर्ड होती है और दैट ट्यूब बिकम परमानेंटली डैमेज्ड। तो हम इसमें देखते हैं कि आजकल बहुत कॉमन है कि मिस कैरेजेस जो हैं वो फर्स्टली तो हम देखते हैं कि होता ही मिस कैरेज है। बहुत सारे यंग कपल्स में हम ये ऑब्जर्व करते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? 90% जो मिस कैरेजेस होते हैं उसमें कोई भी रीज़न नहीं आइडेंटिफाई की जा रही होती कि क्या रीज़न बनी कि मिस कैरेज हो गया। और यूजुअली देखा गया है कि 1 या 2 मिस कैरेजेस के बाद हेल्दी प्रेगनेंसीज अचीव हो जाती हैं। सो मिस कैरेज अगर 1 या 2 बार हुआ है तो दैट इज़ जस्ट कंसिडर टू बी वंस इन अ ब्लू मून चांस। बिल्कुल उसको हमने बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना। और नेक्स्ट हेल्दी प्रेगनेंसीज कंटिन्यू भी होती हैं और हेल्दी बेबीज़ भी डिलीवर होते हैं। लेकिन अगर 3 miscarriages हो गए हैं, it is the time to consider it really seriously and to look for the reasons. Sometime बच्चेदानी की बनावट में कोई प्रॉब्लम होता है, sometimes कुछ और इश्यूज हो रहे होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग के प्रॉब्लम्स होते हैं जिन्हें हम APLS कहते हैं, और भी कुछ इश्यूज होते हैं जिनकी वजह से रिपीटेड मिसकैरेजेस हो रहे हैं और फिर उनको प्रॉपर तरीके से ट्रीट किया जाता है और प्रॉपर कंसल्टेशन दी जाती है उसके बारे में। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लड़कियां, माएँ, बहनें, औरतें घरों में जो बैठी हैं वो सुनना भी चाहती हैं, इन्फॉर्मेशन लेना भी चाहती हैं, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस जा नहीं पाती डॉक्टर के पास। तो उनको कोई एडवाइस, कोई ऐसा मशवरा जो एक तो उनको हेल्दी रहने में हेल्प करे और कंसेप्शंस की तरफ, क्या करें औरतें घर पे और किस तरह से करें? एडवाइस स्टार्ट करेंगे यंग गर्ल्स से। ओके। अपने आप को एक्टिव रखें, अपने आप को पॉजिटिव रखें, स्ट्रेस फ्री रखें। ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। दूसरी बात ये कि छोटे छोटे मसाइल के लिए बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट्स ना लें, बहुत ज़्यादा ओवर ट्रीट ना करें अपने आप को। जो हमारी माएँ मौजूद हैं घरों में या जो यंग बच्चियों की माएँ हैं, उनको ये गाइड करना बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने कब डॉक्टर के पास जाना है। ये तो एक ज़रूरी चीज़ है, लेकिन कब नहीं जाना ये भी बहुत ज़रूरी है ताकि वो किसी भी प्रॉब्लम को ओवर ट्रीट ना करवा लें। यंग बच्चियों को जब भी हार्मोनल ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब किया जाए उसको एहतियात से स्टार्ट करवाएं और जिस तरह से डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दी है बिल्कुल उसको फॉलो करें। बिल्कुल ठीक है। जो एक ओवरऑल एडवाइस है वो ये है कि अपने आप को एक्टिव रखें, अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको सेडेंट्री ना होने दें। आप अपने मसल्स को मूव करते रहें, अपनी डाइट में से जितनी भी रिफाइंड चीज़ें हैं कोशिश करें कि उनको कम कर दें। ये तो बड़ी मुश्किल बात है। मैं ख़त्म करने का बिल्कुल भी नहीं कह रही, बिकॉज हमारे सोसाइटी का बल्कि ओवरऑल सोसाइटीज़ का कल्चर है कि दे फाइंड प्लेजर इन फूड। आप ज़रूर खाएं, लेकिन उसके साथ आप अपनी हेल्थ का और अपनी जो बॉडी है उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अगर आपको लगता है कि किसी भी किस्म का कोई हार्मोनल प्रॉब्लम डेवलप हो रहा है तो आप किसी भी कंसल्टेंट के पास जाने में कभी भी देर ना करें एंड सीक अ प्रॉपर एडवाइस। अगर आप रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हैं, मैरिड हैं, ऑलरेडी बेबीज़ भी हैं और आप कॉन्ट्रासेप्शन चाह रहे हैं तो इधर उधर की एडवाइजेज़ मत लें। आप एक कंसल्टेंट के पास जाएं और एक प्रॉपर कॉन्ट्रासेप्शन की एडवाइस लें और उस कॉन्ट्रासेप्शन को रिलीजियसली यूज़ करें। देयर आर अ लॉट ऑफ मिथ्स जो कि हमारी सोसाइटी में कॉमन है जो कि कॉन्ट्रासेप्शन की प्रेवलेंस नहीं होने दे पा रही। और ये देखा गया है कि पाकिस्तान में एक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से एक्सपैंड कर रही है कि वो जितने भी टारगेट्स अचीव करने थे वो नहीं अचीव हो पा रहे वुमेन हेल्थ से रिलेटेड। तो उसका हल ही सिर्फ फैमिली साइजिंग में है और कॉन्ट्रासेप्शन में है। अगर आप कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ कर रहे हैं और अपनी फैमिली को प्रॉपरली प्लान कर रहे हैं, सिर्फ यही एक तरीका है कि आप अपनी भी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। दैट इज़ सो ट्रू एंड अ वेरी गुड मैसेज कि आप अगर अपनी फैमिली प्लान कर लेते हो तो आप अपनी लाइफ को प्लान कर लेते हो और आप हेल्थ की तरफ वापस आ जाते हैं और हेल्थ है तो हर चीज़ है। बिल्कुल। तो इस नोट पे हम एंड करते हैं और मेरे माइंड में तो जितने क्वेश्चंस थे मैंने बहुत तंग करके पूछ के आप सब तक पहुंचाने की कोशिश की है। अगर आपकी और भी कोई भी क्वेश्चंस हों तो आप डॉक्टर मरियम का जो पेज है उसको विज़िट कर सकते हैं, आप उनको क्लिनिक में विज़िट कर सकते हैं और उनसे डायरेक्टली जाके पूछ सकते हैं। ये मैं बता रही हूँ कि बहुत अच्छा गाइड करती हैं।